Hello everyone, this is Rajkumar here. Welcome to TNT Law Classes, where we are covering all the important subject of a law. In that process, I am going to start a new series of a lecture on IPC. Indian Penal Code, Bharatiya Dand Sanhita, 1860. As we know that it is a substantive law and have a 511 section along with 23 chapters. What is a substantive law? Substantive law is a law which provides rights and liability of individuals, and other side procedural law which provides or which tells the process how to get those rights. तो जब हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की, तो ये भारतीय दंड संहिता है क्या? जब हम इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता को एक अलग अलग तोड़ के पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वास्तविक में है क्या. इंडिया जो है वो इंडिया स्टैंड फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर दिस कोड इज़ अप्लीकेबल. और पेनल्टी, हम पेनल्टी की जब बात करते हैं तो एवरी ऑफेंस इज़ पनिशेबल बाय लॉ, बट एवरी रॉन्ग इज़ नॉट पनिशेबल बाय लॉ. तो पेनल्टी हर एक रॉन्ग पे इम्पोज नहीं की जाती है, बल्कि एक ऑफेंस पे इम्पोज की जाती है. अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके लिए पेनल्टी दी गई है, बट एवरी रॉन्ग के लिए नहीं. इंडियन पेनल कोड जो है वो पनिशमेंट प्रत्येक रॉन्ग के लिए प्रोवाइड नहीं करता है. अब हम बात करते हैं कि क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है. कोई भी डेविल एक्ट क्राइम हो सकता है, पर वो ऑफेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी जिस भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, हम उसको क्राइम की कैटेगरी में तो ला सकते हैं, पर हम उसको ऑफेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते. पर कोई प्रोविज़न बना दिया जाता है और उसको पनिशेबल कर दिया जाता है बाय लॉ, तो वो क्राइम जो है ऑफेंस हो जाता है. तो ये जो बेसिक डिफरेंस था क्राइम और ऑफेंस में. तो एवरी ऑफेंस इज़ अ क्राइम, बट एवरी क्राइम इज़ नॉट एन ऑफेंस. फिर हम बात करते हैं कोड की. तो व्हाट इज़ अ कोड? So code is a codifying the provision which are the same nature, which are in a similar nature and put it in a single place. वो सारे प्रोविज़न को इकट्ठा करना जो कि सेम नेचर के हैं, उसको ही कोड बोलते हैं. और एक्ट क्या है? हम एक्ट को भी जान लेते हैं. हम देखते रहते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. तो कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या है? एक्ट हम उसे बोलते हैं कि इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू लॉ ऑन अ न्यू प्रोविज़न. इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू लॉ. बट कोड में क्या है कि वी आर कोडिफाइंग द प्रोविज़न, वी आर कलेक्टिंग द प्रोविजंस विच आर सिमिलर इन अ नेचर. And now we are going to start. Before going to start with the provision, we have to discuss the history behind the IPC and the development of a criminal code in India. तो ये जब एनिसेंट टाइम की हम बात करते हैं कि जब IPC नहीं थी, तो उस टाइम जो हम जस्टिस को और न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी थी. तो उस टाइम क्या होता था कि कोई भी जैसे ऑफेंडर होता था, कोई भी, और सबसे पहली चीज़ तो देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट. दे बोथ आर ट्रीटेड एज अ रॉन्ग. दोनों के लिए पनिशमेंट दी जाती थी. पर अब क्या है कि जो पनिशेबल बाय लॉ है उनके लिए ही पनिशमेंट दी जाती है, सब क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं है. पर पहले ऐसा नहीं होता था. कोई भी डिफरेंस नहीं था क्राइम और टॉर्ट में. वो ट्रीट किए जाते थे एज अ रॉन्ग और देयर वाज अ पनिशमेंट. और ये जो पनिशमेंट थी, इट्स अ काइंड ऑफ अ कंपनसेशन के फॉर्म में थी. अब जो रॉन्ग डूअर था, वो अगर कोई भी क्राइम कमिट करता था, कोई भी रॉन्ग जो है वो कमिट करता था अगेंस्ट द पर्सन जिसके अगेंस्ट में रॉन्ग जो कमिट हुआ है, उसको एक कंपनसेशन देता था. वो जो कंपनसेशन होता था वो बॉट के फॉर्म में होता था, उसको हम बॉट बोलते थे. और ये जो बॉट था, इसको हम डिटरमाइन कैसे करते थे? ये डिटरमाइन किया जाता था कि जो रॉन्ग कमिट हुआ है उस चीज़ का, उस रॉन्ग का नेचर क्या है, उसकी ग्रेविटी कितनी है. और दूसरी चीज़ कि उस पर्सन की जिसके अगेंस्ट में कोई रॉन्ग जो कमिट हुआ है, उसकी रेपुटेशन क्या है सोसाइटी में. इन दो फैक्टरों को डिटरमाइन करके जो है कंपनसेशन दिया जाता था उस आदमी को.
जिसके अगेंस्ट में रॉन्ग कमिट किया गया है, और रॉन्ग कंपनसेशन देने के बाद तो जो पर्सन था, जो ऑफेंडर था, वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता था। तो वहाँ पे कोई मतलब पेनल्टी नाम की, कोई पनिशमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी कि इम्प्रिजमेंट कर दिया गया है, कुछ नहीं। कंपनसेशन दे दिया, उसके बाद फिर ख़त्म कहानी। ठीक। हम देखते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था थी वो उसका उल्लेख जो है प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे आपका मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य संहिता हो गई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ तक कि जो कि मनुस्मृति थी उसमें बलात्कार, लूट, चोरी, इन सब चीज़ों के लिए मतलब प्रोविज़न भी बनाए गए थे, कुछ प्रोविज़न थे वहाँ पे। और यहाँ पे होता क्या था कि जो शासक था वो ही जस्टिस को प्रोवाइड करवाता था। जस्टिस को वो करता क्या था बेसिकली, उसने अपने मदद के लिए एक जज को अपॉइंट कर रखा। तो वो जो जज होते थे उनकी मदद करते थे न्याय को प्राप्त करने में, जस्टिस को अचीव करने में, किसी भी चीज़ को मतलब जस्टिस दिलाने में, उस चीज़ के लिए उनकी मदद करते थे शासक की। ठीक। और इन जज को हम मीमांसक बोलते थे, इनको हम मीमांसक बोलते थे। और ये जो पैसे तब कलेक्ट किए जाते थे, जो कंपनसेशन लिया जाता था ऑफेंडर से, ये उस व्यक्ति को ना जा कर के जिसके अगेंस्ट में कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, ये सीधा सीधा राजकोष में जाता था, राजा के कोष में जाता था। अब जब हम बात करते हैं कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 की, तो इसका जो ये मॉडर्न टाइम में जो क्रिमिनल कोड का डेवलपमेंट है, ये चालू हुआ था आपका 1600 चार्टर 1600 से। जब एलिजाबेथ ने 1600 चार्टर बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि इंडिया में आई थी, उनको एक अधिकार दिया गया था कि आप जाके इंडिया में जो है वो एक अपना बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और उनको कुछ राइट्स दिए गए कि यू कैन मेक योर ओन लॉज फॉर योर इंटरनल मैटर्स। यहाँ से शुरुआत होती है क्रिमिनल कोड की, भारत में क्रिमिनल कोड के डेवलपमेंट की। तो ये जो चार्टर था इसको फिर से रिन्यू किया गया, इसमें थोड़े से अमेंडमेंट लाए गए 1609 में जेम्स प्रथम द्वारा, और 1661 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा। इसमें 2 बार अमेंडमेंट लाए गए, इसको रिन्यू किया गया, इसमें कुछ लूप होल्स थे उनको भरा गया। ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सुव्यवस्थित न्याय की, सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली की जो शुरुआत थी भारत में, तो वो चालू हुई है। इसका वास्तविक श्रेय अगर जाता है किसी को, तो वो वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, जिन्होंने 1772 में प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की। और इस जो क्रिमिनल कोर्ट था, ये जो फौजदारी थी, इसकी जो निगरानी करता था वो करता था कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो गवर्न किए जाते थे यहाँ पे, जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, वो ब्रिटिश लॉ से ना गवर्न हो करके उनके लिए एक इंडियन लॉ था। जैसे मुस्लिम थे तो उनके लिए मुस्लिम लीगल मुस्लिम कोड था, और हिंदुओं के लिए हिंदू कोड था। ठीक। वो उनसे गवर्न किए जाते थे। मुंबई में क्या था, मुंबई में हिंदू क्रिमिनल कोड चलता था, और आपका मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, यहाँ पे मुस्लिम लीगल कोड, मुस्लिम कोड चलता था। ठीक। तो यहाँ से चालू होती है कहानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल कोड की इंडिया में। तो 1773 में होता क्या है कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, तो गवर्नर जनरल और उनके परिषद को नियुक्त किया जाता है। जो गवर्नर जनरल और उनके परिषद को, तो परिषद में 4 सदस्य रहते थे। तो जो 4 सदस्य थे वो न्याय व्यवस्था पे गवर्नर जनरल को परामर्श दिया करते थे। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई कलकत्ता में। तो यहाँ पे क्या था कि आपके दीवानी, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर और रिलीजियस मैटर को सुना जाने लगना। तो क्रिमिनल, सिविल
और आपका रिलीजियस मैटर को सुनने लगे यहाँ पे, ठीक। और ये चलता रहा 1861 तक, जब तक कि हाई कोर्ट एक्ट पारित नहीं हुआ 1861 में। ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहा, ठीक। एक साइड में ये चल रहा था, और दूसरे साइड में 1793 में एक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में कुछ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जैसे आपका सदर अमीन हो गया, और उसके बाद फिर सदर निजामत हो गया, मजिस्ट्रेट हो गए, और सेशन कोर्ट हो गया। कुछ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है। जो सदर अमीन थे उनके पास वो छोटे मैटर को सुन सकते थे, जैसे कि 50 रुपये तक का मैटर हो गया, उनको सुनते थे, और उनके पास पावर थी कि वो 1 महीने तक की इम्प्रिजमेंट दे सकते थे। और मजिस्ट्रेट के पास कुछ हायर पावर दी गई थी, सदर अमीन से कुछ ज़्यादा पावर दी गई थी, बट सेशन कोर्ट से कम। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं थी कि वो डेथ पेनल्टी को इम्पोज कर सके, बट सेशन कोर्ट के पास पावर थी कि वो डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, बट उसको पुष्टि करवानी पड़ेगी, किससे? सदर निजामत से। जैसे कि आज भी चलता है कि सेशन कोर्ट के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी दे सकता है, बट विद द कंसल्टेंट ऑफ हाई कोर्ट के परामर्श से। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो 1835 में, हम आज बात करते हैं 1834 में, 35 में तो पास कराया गया था ड्राफ्ट करके, मैकाले साहब ने उसको आगे दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पर 1834 में एक फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया जाता है, जिसके चेयरमैन थे थॉमस बेलिंगटन मैकाले, और ये बना था अंडर चार्टर 1833। तो होता क्या है कि सारे प्रोविज़न को मैकाले साहब सारे प्रोविज़न को ड्राफ्ट करते हैं, और उनको ड्राफ्ट करने के बाद 1835 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको सबमिट कर देते हैं पास करवाने के लिए। तो 1835 में ये रिजेक्ट हो जाता है, ये इस ग्राउंड पे क्योंकि इसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, और अभी भी इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इस बेसिस पे ये वापस हो जाता है 1835 में। उसके बाद फिर 1837 में फिर से इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट ला करके जो लूप होल्स थे उसको भर के ये फिर से उनको दिया जाता है कि आप इसको पास करवाइए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पर फिर से उसमें लूप होल्स रह जाते हैं कुछ, तो ये फिर से वापस आता है, तो फिर से 1850 में जाता है। तो वहाँ पे भी जो है ये मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, उसमें तभी भी कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत रहती है। तो फिर से ये 1856 में एक बार फिर से जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाता है। तो आपको पता होगा कि जो 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति की वजह से इस कोड को जो है थोड़े दिन के लिए पेंडिंग कर दिया गया था। इस पर सुनवाई नहीं चल रही थी। जब क्रांति ख़त्म होती है, और 1859 में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मैकाले साहब थे, 1859 में 1859 में उनकी डेथ हो जाती है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता होते हैं सर बर्न्स पिकॉक, यही नाम होता है उनका, सर बर्न्स पिकॉक, ये इस कोड को, इस ड्राफ्ट को अपने हाथ में लेते हैं, और उसको पास करवाते हैं 1860 में। 1860 में आईपीसी पास हो जाती है। 6 अक्टूबर 1860 में ये आईपीसी जो है वो पास हो जाती है, और ये फोर्स में आती है 1 जनवरी 1860 को। तो ये हमारा जो था वो हिस्ट्री थी, और ये हमने बताया कि ब्रीफ हिस्ट्री थी, हम कहेंगे कि और डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिमिनल कोड इन इंडिया। इफ़ यू लाइक दैट लेक्चर, प्लीज़ do share and subscribe it, and stay tuned for the next video. Thank you.